तो हमने प्रमुख विदेशी यात्री विवरण में यूनानी रोमन लेखकों की सूची देख ली थी। इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण थे जो आप नहीं भी पढ़ते तो भी काम चलता, लेकिन फिर भी मैंने उनको कवर कर लिया है क्योंकि उन्हें पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रीलिम्स के क्वेश्चन वहां से आते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं उनमें, इसको मैंने पॉइंट आउट कर लिया एक जगह, क्योंकि बोर्ड में लिख पाना इतना ज़्यादा डेटा एक साथ संभव नहीं है, इसलिए मैंने पॉइंट आउट कर लिया है केवल की पॉइंट में, और आपको मैं इसके बारे में समझा दूंगा। तो पहले आप टॉलमी के बारे में लिख लीजिए। टॉलमी की प्रमुख पुस्तक है जियोग्राफिका। जियोग्राफिका ये 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई है, 150 ईस्वी के आसपास लिखी गई है। और इसमें मुख्यतः है क्या, तो ये जो जियोग्राफिका है, टॉलमी की ज्योग्राफी बुक है, तो इसमें भारत के भौगोलिक वर्णन है, भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया गया है टॉलमी की ज्योग्राफिका बुक में, जो कि 150 ईस्वी में लिखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, ये पुस्तक जो है, ये पुस्तक किसी लेखक द्वारा लिखी गई है, लेकिन उसका नाम अभी तक नहीं मिलता है, इसलिए हम उसे अज्ञात मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक जहाज के द्वारा ये लेखक जब इस पुस्तक की रचना कर रहा था, उस समय ये हिंद महासागर की यात्रा के दौरान था, और हिंद महासागर की यात्रा के दौरान उसने भारत समेत कई अन्य देशों के भी बंदरगाह देखे जहां पे व्यापार हुआ करता था। तो बंदरगाह और व्यापार से संबंधित गतिविधियों को इसने पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन ऑफ द सी में, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन ऑफ द सी में इसने वर्णित किया है। फिर बात करते हैं, आपने प्लिनी का नाम सुना होगा। प्लिनी बहुत महत्वपूर्ण है, इनकी पुस्तक है नेचुरल हिस्टोरिका। नेचुरल हिस्टोरिका, इसमें है क्या मुख्यतः, प्लिनी की इस पुस्तक में है क्या मुख्यतः? पहली बात तो ये कि लैटिन भाषा की पुस्तक है, लैटिन भाषा की पुस्तक है प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका। इसमें इन्होंने भारत और इटली के मध्य व्यापार संबंधों का विवरण दिया है। भारत और इटली के मध्य किस प्रकार का व्यापार होता था। केवल हम दार्शनिक का व्यापार छोड़ दें तो दार्शनिक के अलावा सब कुछ व्यापार होता था। भारत में चूंकि जो ये शराब है, तो पहले के राजा महाराजा शराब भी आयात करते थे, खरीदते थे। उसके बदले में हम यहाँ से ड्राई फ्रूट्स भेजते थे। हमारे यहाँ अंजीर होती थी, काजू होता था, बादाम होता था, कई क्षेत्रों में ये भेजते थे, और कई क्षेत्रों में मंगाया भी जाता था बाहर से। तो इसमें मुख्यतः साउथ के राजा ज़्यादा इस मामले में थे, दक्षिण भारत के राजा ज़्यादा इन चीज़ों का सेवन करते थे। ड्राई फ्रूट्स वगैरह मंगवाना या बेचना, दोनों काम यहाँ होता था। तो इस तरह की व्यापारिक व्यवस्था भारत और इटली के मध्य जो भी थी, इसका वर्णन इन्होंने इसमें किया है। फिर इसके बाद बात करते हैं पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की जो कालावधि है, कब लिखी गई है, तो 80 से 115 ईस्वी के मध्य लिखी गई है। और बंदरगाहों और व्यापारिक वस्तुओं के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, ये हमने आपको बता दिया है। प्लिनी, जिन्होंने भारत और इटली के व्यापारिक संबंधों की बात की कि भारत से कुछ माल आता था और इटली उसके बदले धन भेजता था, तो उन्होंने माना कि ये कहीं ना कहीं एक औपनिवेशिक सत्ता का स्वरूप है। मतलब माना कि भारत हमारे धन को चूस रहा है। प्लिनी ने इसके प्रति दुख व्यक्त किया कि भारत से इटली का जो व्यापार है, तो अपनी पुस्तक में इसको दुखद माना है, सुखद नहीं माना, व्यापार संबंधों को दुखद ही माना है। ये प्लिनी की मानसिकता थी जिसे उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा था। फिर बात करते हैं हम चीनी यात्री विवरण की बात कर लेते हैं हम चीनी यात्रियों के बारे में। चीनी यात्रियों की बात करें, और चीनी यात्रियों के बारे में बात करने से पहले हम ये जान लें कि चीनी यात्री भारत आए क्यों थे, उनका उद्देश्य क्या था। तो चीनी यात्री चूंकि बौद्ध धर्म को फॉलो करते थे और बौद्ध धर्म के विषय में ही ज्ञान प्राप्त करने के लिए भारत आए थे मूलतः, और बौद्ध धार्मिक शिक्षण संस्थानों में इन्होंने शिक्षाएं भी ग्रहण की, और उसके बाद इन्होंने ग्रंथों की रचना की जिसमें भारत की वास्तविक स्थिति का इन्होंने वर्णन करने की कोशिश की। वहां से प्राचीन भारत के स्रोत, प्राचीन भारत के ऐतिहासिक तथ्य हमें मिलते हैं। तो बात करते हैं फायान के बारे में। फायान को कौन नहीं जानता, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फायान आया था। फायान ने एक पुस्तक लिखी थी, फोक्योकी बोलते हैं उसको। इसमें फोक्योकी चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पे लिखी थी। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी के आसपास, तो आप मान सकते हैं 400 ईस्वी के आसपास के मध्य का टाइम मान सकते हैं। 399 में ये भारत आया, 414 तक ये भारत में रहा। आप अनुमान लगा सकते हैं 15 वर्षों तक भारत में रहा। तो 15 वर्षों तक भारत में रहना और बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना एवं उसकी शिक्षा ग्रहण करना, इसका मूलतः उद्देश्य था।
इसने क्या किया, चंद्रगुप्त के समय में आया था, गुप्त शासक से चंद्रगुप्त जिन्हें विक्रमादित्य के नाम से या विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी इन्हें, ऐसे भी जाना जाता था। उनके समय में आया तो इसने किया क्या है, तो इसने गुप्तकालीन सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक सभी प्रकार के जो तथ्य हैं अपनी पुस्तकों में डाले हैं। यानी सभी प्रकार के जो भी उस समय की व्यवस्थाएं थी उसका वर्णन इसने अपने ग्रंथ में किया है। फोक्योक की, फोक्योक की वस्तुतः चाइनीज लैंग्वेज में है, लेकिन उसका जो हिंदी अनुवाद भी है, आप यदि पढ़ना चाहें तो मार्केट में उपलब्ध हो जाएगा, फोक्योक की। फिर बात करते हैं चाओजुकुआ, चाओजुकुआ, इस तरह का उल्लेख चाओजुकुआ, ये यूपी पीसीएस में इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और अदर स्टेट पीसीएस में जल्दी बनने की संभावना है, चाओजुकुआ। लेकिन हम इसको दरकिनार करते हैं। चाओजुकुआ मुख्यतः ये फायान की जीवनी लिखने वाला व्यक्ति है। तो सोचिए, जो स्वयं लेखक है, लेखक की जीवनी लिखने वाले भी लेखक थे, तो इन्होंने भी चाओजुकुआ ने, चाओजुकुआ, यह एक पॉइंट नोट आउट कर लीजिएगा, चाओजुकुआ वो नहीं है, मैं गलत समझ आया था। चाओजुकुआ चोल साम्राज्य आप पढ़ेंगे, चोल चेर पांड्य पढ़ेंगे तो चोल साम्राज्य का इन्होंने विस्तृत विवरण दिया है, चाओजुकुआ वो है। ठीक है, वो जो जीवनी लिखने वाली बात है ना, तो जीवनी लिखने वाली बात है वो हेन सांग की जीवनी लिखी है, ही ली ने। मैं यहाँ फायान के बारे में बता रहा था, फायान के बारे में बता रहा था, लेकिन वो हेन सांग के बारे में है। हेन सांग की जीवनी लिखी है ही ली ने। चलिए आगे उसको हम पढ़ते हैं। हेन सांग को तो आप जानते ही हैं, हमारे हिंदू शासक थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के समय में ही हेन सांग भारत आया। हेन सांग का अध्ययन बहुत महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि 16 वर्ष तक इसने भारत के विभिन्न क्षेत्रों की यात्रा की, विभिन्न स्थानों की यात्रा की। 6 वर्ष तो इसने नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण की। उसके बाद बात करते हैं कि इसने ग्रंथ की रचना की सीयूकी में इसने मुख्यतः क्या बताया, जैसे फोक्योकी में गुप्तकालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक और प्रशासनिक व्यवस्था को उल्लेख किया है। सीयूकी में हर्षवर्धन के काल की सामाजिक व्यवस्थाओं का वर्णन किया है, सामाजिक स्थितियों का इसने वर्णन किया है और हर्षवर्धन की तारीफ भी की है अपने ग्रंथों में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि कोई भी ग्रंथ जिसमें हर्षवर्धन या किसी भी शासक की तारीफ की जाती है, ऐसे क्वेश्चन जरूर उठाए जाते हैं, और जिसमें बुराई की जाती है ऐसे ग्रंथ भी उठाए जाते हैं। तो इसमें तारीफ की गई, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। ही ली के बारे में हम बात कर रहे थे। ही ली वही व्यक्ति है, ही ली वही चाइनीज व्यक्ति है जिसने फायान की, हेन सांग की स्टोरी लिख डाली, यानी जीवनी लिख डाली। हेन सांग के बारे में इसने लिखा, हेन सांग का वर्णन किया, और हेन सांग के बारे में जब इसने वर्णन किया तो हर्षवर्धन को छोड़ दे, ये तो असंभव है। हर्षवर्धन का इसने वर्णन किया, हर्षवर्धन के बारे में इसने बताया, और हर्षवर्धन की भी ख्याति इसने अपनी पुस्तकों में दर्ज की। तो हर्षवर्धन की भी जानकारी और हमारे हेन सांग की भी जानकारी दोनों में मिलती है। हेन सांग की प्रमुख पुस्तक हमने जान ली कौन सी है, सीयू की, फायान की, फोक्योक की। फिर बात करते हैं हम इत्सिंग की बात करते हैं। 7वीं शताब्दी में आया था, 7वीं सदी में, जैसे 20वीं सदी चल रही तो 7वीं सदी में इत्सिंग आया था। तो इत्सिंग ने क्या किया था, अपने कुछ ग्रंथ रचे थे, तो उसमें उसने क्या वर्णन किया था, उसमें उसने ज्यादातर फोकस डाला जहां से शिक्षा प्राप्त हो रही, सब शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, धर्म का प्रचार कर रहे थे, लेकिन इत्सिंग ये सोच रहे थे कि आखिर ये जो शिक्षण संस्थान है उनमें क्या खूबी है, उनके अंदर क्या शिक्षा दी जाती है, इनका वर्णन भी किसी ग्रंथ में होना चाहिए। तो पहला व्यवस्थित और क्रमबद्ध जो विश्वविद्यालयों का, जैसे नालंदा हो गया, विक्रम विश्वविद्यालय हो गया, तक्षशिला हो गया, इस तरह के विश्वविद्यालयों का जो उस समय बौद्ध शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे, उनका वर्णन इत्सिंग ने अपने ग्रंथों में किया है। तो ये क्रमबद्ध विवरण मिलता है। उसके बाद हम बात करते हैं मा त्वान लिन, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत कम पढ़ने को मिलता है, बहुत कम किताबों में मिलता है। मा त्वान लिन कौन है? हर्षवर्धन जब पूर्वी क्षेत्रों को विजय करने के लिए निकले थे और पूर्वी क्षेत्रों में आक्रमण किए थे, उसके बाद पूर्वी क्षेत्रों को विजित भी किया था, तो मा त्वान लिन उस समय भारत में ही थे, और उनके बारे में उन्होंने अपने ग्रंथ में उसकी व्याख्या की कि हर्षवर्धन ने किस प्रकार पूर्वी क्षेत्र को विजित किया, क्या उनकी योजनाएं रही हैं, और हर्षवर्धन के प्रताप का कुल मिलाकर पूर्वी अभियानों का एक स्पष्ट और सजीव चित्रण इसने अपने ग्रंथों में किया है, मा त्वान लिन ने। तो ये बात हो गई चीनी यात्रियों की। अब बचते हैं अरबी यात्री। अरबी यात्री में अल बरूनी के बारे में कौन नहीं जानता, जो महमूद गजनबी के साथ में भारत आए थे। महमूद गजनबी कौन?
तो महमूद गजनबी वही है जिसने 1000 में भारत में आक्रमण किया था, 1000 ईस्वी में। सोमनाथ मंदिर के बारे में आपने सुना होगा, 1025 में सोमनाथ मंदिर को भयानक तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था और करोड़ों की धन संपदा, सोना चांदी और हीरे जवाहरात लूट लिए गए थे। ये वही महमूद गजनबी है, अपने साथ एक लेखक को ले आया जो कि अल-बरूनी है। अल-बरूनी ने एक पुस्तक लिखी, तहकीक-ए-हिंद। तहकीक-ए-हिंद जिसे किताबुल हिंद कहते हैं, हिंदी में इसका अर्थ होता है भारत की खोज। और ये जो अल-बरूनी है इसका बहुत कम जगह नाम पढ़ने को मिलता है, इसका बहुत जगह कम नाम पढ़ने को मिलता है। अबू रिहान इसका नाम है। और इसे एक पुस्तक जो तहकीक-उल-हिंद या भारत की खोज है, इसका एक अन्य नाम भी है, इसे कानून अल-मसूदी कहते हैं, जो वहीं की क्षेत्रीय भाषा में है। फिर बात करते हैं हम महमूद गजनबी के साथ आक्रमण के समय अल-बरूनी भारत आया था और इसने अपने ग्रंथ में, अल-बरूनी ने तहकीक-ए-हिंद में भारत की खोज में किस डेटा का, यानी किसके बारे में वर्णन किया था? क्या भारत की स्थिति के बारे में वर्णन किया था या किसी शासक के बारे में वर्णन किया था? तो उस समय चूंकि राजपूत काल चल रहा था, राजपूत सत्ता में आ चुके थे, तो राजपूत की जो वर्ण व्यवस्थाएं थी, राजपूत की जो रीति रिवाज थी, सभ्यता था, कल्चर थी, तो उसका वर्णन इसने सजीव चित्रण अपने ग्रंथ में किया है, किताब उल हिंद में। सुलेमान के बारे में आपने सुना होगा, 9वीं शताब्दी ईस्वी में आया था, यानी 9वीं ईस्वी में आया था सुलेमान। सुलेमान ने किसके बारे में लिखा? प्रतिहार और पाल राजा, बंगाल के पाल राजा पढ़े होंगे आपने, प्रतिहार राजा आपने महेंद्र पाल, महिपाल के बारे में भी आपने पढ़ा। तो प्रतिहार राजा और पाल राजाओं के बारे में सुलेमान ने अपने ग्रंथ में विवरण दिया। उसने पाल साम्राज्य को रूहमा, पाल साम्राज्य को रूहमा की संज्ञा किसने दी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है, सुलेमान ने दी थी। ये रूहमा क्या होता है? रूहमा को बोलते हैं धर्म, यानी पाल साम्राज्य धर्म का प्रतीक था, धर्म के आधार पर ही न्याय पाल साम्राज्य की विशेषता थी। तो पाल साम्राज्य की इसने काफी तारीफ की अपने ग्रंथों में। पाल साम्राज्य को धर्म या धर्मपाल, जिसको उसकी स्थानीय भाषा में रूहमा कहा जाता है, सुलेमान ने कहा था। फिर बात करते हैं अल-मसूदी की। अल-मसूदी बगदाद से था, जो आज आतंकवादियों का गढ़ है, इराक, बगदाद आपने सुना होगा। अल-मसूदी वहीं से था। अल-मसूदी 9वीं शताब्दी में, 9वीं ईस्वी में भारत आया था और इसने भी प्रतिहार राजाओं का ही वर्णन किया था मुख्यतः, क्योंकि 9वीं शताब्दी में सुलेमान भी भारत आया था। सुलेमान के बाद अल-मसूदी भी भारत आया था। उस समय प्रतिहार राजाओं का बोलबाला चल रहा था, तो प्रतिहार राजाओं के बारे में ही इन्होंने ज्यादा वर्णन किया। फिर बात करते हैं अन्न में नेपाल क्षेत्र, आप तिब्बत क्षेत्र चले जाइए। तिब्बत क्षेत्र में भी कुछ लेखक हुआ करते थे जिनको ज्यादा इतिहास में महत्व तो नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ पुस्तक की रचना की है। तारानाथ जो कि तिब्बती बौद्ध थे, बौद्ध ग्रंथ से संबंधित उन्होंने 2 पुस्तक लिखी है, कंगयूर और तंगयूर। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, तारानाथ है, इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की है, कंगयूर और तंगयूर। ये 2 पुस्तकें, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इससे भी हमें प्राचीन भारत इतिहास की जानकारी मिलती है, क्योंकि जब महाजनपद काल चल रहा था, तब आप बौद्ध धर्म के अस्तित्व के बारे में भी सुनेंगे। बौद्ध धर्म उस समय अस्तित्व में आ गया था, इस तरह की जानकारी इससे मिलती है। इटली वेनिस के बारे में आपने सुना होगा। इटली वेनिस इटली का ही पुराना नाम है वस्तुतः। वहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण इंजीनियर बोल लीजिए, कलाकार बोल लीजिए, दार्शनिक बोल लीजिए, कवि बोल लीजिए, नाटककार बोल लीजिए, हर प्रकार की कला से संपन्न एक व्यक्ति जिसे मार्को पोलो बोलते थे, इटली का यात्री था, भारत आया था, भारत की यात्रा में आया था मार्को पोलो। तो मार्को पोलो ने भी 13वीं शताब्दी के अंत में आया था, उस समय दक्षिण में पहुंचा, समुद्र के माध्यम से पहुंचा। स्थल मार्ग की खोज अभी तक हुई नहीं थी, समुद्र मार्ग से ही ज्यादातर लोग आते थे और दक्षिण में ही पहुंचते थे। उसने भारत के बारे में बताया कि उस समय पांड्य राजाओं का शासन चल रहा था जिस क्षेत्र में पहुंचा, चोल चेर पांड्य, आप दक्षिण भारत के इतिहास में पढ़ेंगे आगे चल के। तो पांड्य राजाओं के समय में यह आया और पांड्य राजाओं के बारे में इसने अपने ग्रंथों में लिखा। मार्को पोलो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसने दिक्सूचक यंत्र बनाया था जो समुद्र में दिशा का निर्माण करता है, यानी समुद्र में
उत्तर जाना है कि दक्षिण, इस प्रकार के एक यंत्र का निर्माण किया था जो समुद्र की दिशा बता देता था कि आपकी नाव किस दिशा में चलती थी 13वीं शताब्दी में। आप पढ़ेंगे यूरोप में पुनर्जागरण, तो पुनर्जागरण में कि अग्रदूत ऐसे दाते कहे जाते हैं, पुनर्जागरण वगैरह पढ़ेंगे आप। तो पुनर्जागरण में मार्को पोलो ने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था। कहीं ना कहीं समुद्री यात्रा एक सही दिशा में होना, सही, क्योंकि उस समय दिशा का ज्ञान तो होता नहीं था, तो सही दिशा के ज्ञान के लिए मार्को पोलो ने ही एक दिक् सूचक यंत्र बनाया था, जिसके बारे में हम वर्ल्ड हिस्ट्री का टॉपिक है, ये विश्व इतिहास में पढ़ेंगे। और उसको वर्ल्ड हिस्ट्री को भी बहुत ही ज्यादा डिटेल में हम पढ़ सकते हैं एलॉबरेट करके। शॉर्ट में कुछ नहीं निपटाना है, ज्यादा से ज्यादा तथ्य और कॉन्सेप्ट दोनों हमें क्लियर करने हैं, इसके बारे में जान लेना है। तो ये तो था पूरा प्राचीन भारत इतिहास जानने के स्रोत, जिसमें हमने तीनों स्रोत हमने जान लिए, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और यूनानी, अरबी, चीनी यात्री यानी विदेशी यात्रियों के विवरण, सब की वह जानकारी हमने यहाँ पे कर ली है। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, जिसमें भी पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की बात करेंगे। पुरा पाषाण काल मुख्यतः जो है, पुरा पाषाण काल की अवधि में मनुष्य खानाबदोश जीवन जीता था, मतलब जानवरों की तरह रहता था, कच्चा मांस खाता था, केवल खाना ही उसका प्रमुख जीवन था, खाने पे ही पूरा उसका जीवन चलता था, उससे ज्यादा कोई विचार उसके मन में नहीं था। उसके बाद आप पढ़ेंगे मध्यकालीन, उसके बाद आप मध्य पाषाण काल पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल में इसने जानवर पालने शुरू किए और नव पाषाण काल आते आते इसने खेती करना प्रारंभ कर दिया। तो स्थायी सभ्यता का विकास नव पाषाण काल में होता है। इसके बारे में भी हम क्रमबद्ध विवरण देखेंगे और बहुत ही अच्छे से देखेंगे, और बहुत ही कम समय में बहुत ही ज्यादा जानकारी हम प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ अगले लेक्चर के लिए, जिसमें हम ये कवर करेंगे। उसके जस्ट बाद आपके सबसे फेवरेट टॉपिक हड़प्पा सभ्यता, जहां एक एक सेगमेंट को हम कवर करेंगे कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट भी, ताकि आप प्रीलिम्स भी लिख लें और मेंस भी लिख लें, और लिख ऐसे लें कि आपके दिमाग से लिखना चाहिए, ना कि आपको बताया हुआ डेटा ही केवल, क्योंकि जो मैं डेटा बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ, आपके दिमाग में सेट होना चाहिए। मैं आंसर राइटिंग भी देखूंगा एक आध बार, आगे चल के बहुत सारे प्रोग्राम हैं, बहुत सारी योजनाएं हैं, मैं करूंगा। फिलहाल तो आप ये देखें, अभी हो सकता है इसकी बैकग्राउंड में फ्लिप करता हूँ, आगे पीछे होता हो, तो आपको बोर्ड नहीं देखना है। बोर्ड मैंने केवल की पॉइंट के लिए बनाए हुए हैं कि की पॉइंट में देख को आपको समझा दूं कि की पॉइंट में क्या क्या चीजें हैं। बाकी चीजों के बारे में बहुत ही डिटेल रहता है, बहुत ही डिटेल से पढ़ना पड़ता है। तो ये केवल मैं की पॉइंट इसलिए लिख देता हूं कि मैं आपके लिए कोई भी एक सिंगल तथ्य नहीं छोड़ना चाहता, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके मेंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, आपके प्रीलिम्स एग्जाम से बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के अंदर आप किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हो, इस इतिहास को जरूर पढ़िए। ना ये आपकी समझ विकसित करेगा, ना सिर्फ ये आपकी समझ विकसित करेगा, बल्कि आपकी ज्ञान चक्षु भी खोल देगा। और आप जब सीमित तैयारी में भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं, तो थोड़ा सा यदि विस्तृत पढ़ लेते हैं। देखिए, समय की बात रही तो समय इसमें बिल्कुल नहीं लगता। यदि आप व्यापक तैयारी करते हैं, आपको लगता होगा सीमित तैयारी में ज्यादा समय लगता है व्यापक तैयारी से, क्योंकि सीमित तैयारी का कोई और छोर नहीं होता, हर बार अलग अलग पढ़ना पड़ता है। इतिहास पढ़ेंगे, इतिहास मैंने स्वयं 12 से 13 बार पढ़ा इतिहास, और इतिहास पढ़ने के बाद भी मुझसे इतिहास नहीं आता था उस लेवल का जिस लेवल का चाहिए, क्योंकि उसका रीजन ये है कि मैंने कभी भी कॉन्सेप्चुअल सब्जेक्ट तो पढ़े नहीं, लेकिन उसके बाद जो है मेंस के कॉन्सेप्ट वाले यूपीएससी मेंस के जो नोट्स होते हैं उनको देखा। उसके बाद नोट्स देखने के बाद भी मुझे तृप्ति नहीं हुई, तो मैंने मुख्य किताबों को देखना शुरू किया। किताबों की चर्चा हम बाद में करेंगे, यहाँ बखान करना उद्देश्य नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि देखिए, कॉन्सेप्ट विकसित करने के लिए आपको कई किताबों का अध्ययन करना पड़ता है, तो वो किया गया। उसके बाद ये डेटा सब आपको दिया जा रहा है, इसलिए डेटा को जरूर देखें, जरूर बनाएं, और मेरी गारंटी है कि मैं जो डेटा दे रहा हूँ, इस डेटा को एक बार आप लिखें, लिखने के बाद इसको रिविजन करें। रिवीजन करने के बाद आप समझ पाएंगे कि आपको क्या डेटा दिया गया है, क्योंकि इतना डेटा अभी क्लास शुरू होने से पहले दे रहा हूं मैं। आप ये मत सोचिएगा कि अभी बहुत टाइम लगना है इसमें, या बहुत ज्यादा सर टाइम ले लेंगे इसमें, तो टाइम इसमें बिल्कुल ज्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि इसके बाद सब सिलेक्टेड टॉपिक है, उन्हीं टॉपिक के बारे में ही हमें डिटेल से अध्ययन करना है। लेकिन एक बात यह है कि आपको 10-15 मिनट हो सकता है ज्यादा लग जाए अन्य से, लेकिन 15 मिनट देने पर आपको वो जानकारी प्राप्त हो जाएगी जिसके लिए आपको 2 घंटे 3 घंटे बर्बाद करने पड़ सकते हैं। जिस काम को दूसरे कर गए हैं उसके लिए आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपको मेहनत करके मैंने एक जगह दे दिया है, बस इसी को रिवीजन करने की जरूरत है। नोट्स बनाएं, बाकी कंटेंट की बात रही, कंटेंट बुक मैं बता दूंगा, बाकी अपने हिसाब से आप जो लूसेंट वगैरह पढ़ रहे हैं उसमें एक्स्ट्रा चीजें नोट डाउन कर लें, कोई भी बुक पढ़ रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, और आगे हम पढ़ेंगे।
आपके फेवरेट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता, उससे पहले पाषाण काल की पूरी जानकारी ले लेंगे, प्रागैतिहासिक काल की ले लेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता, फिर वैदिक काल, फिर महाजनपद। ऐसी चीज़ों को हम पढ़ेंगे जो चीज़ें हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और हम कुछ छोड़ने वाले नहीं हैं, हर एक सेगमेंट को कवर करेंगे। आपको नहीं सोचना कि मैं कुछ छोड़ के चल रहा हूँ, हर एक चीज़ कवर करूँगा। क्वालिटी मटेरियल मिलेगा। मेरे पास क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट तो नहीं है कि मेरे पास डिजिटल बोर्ड हो या कोई ऐसी फैसिलिटी हो, रिकॉर्डर अच्छा हो। मैं मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ और मेरे पास अभी कुछ रिकॉर्डिंग का साधन तो है नहीं, फिर भी जो है मैं उतने में बहुत ही आपको सफिशिएंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैटर करता है कि क्वालिटी कंटेंट मिल रहा है कि नहीं, समझाया सही जा रहा है कि नहीं, तो वह मैं काम कर रहा हूँ। बाकी इंस्ट्रूमेंट मेरे पास एडवांस नहीं है, तकनीक का अभाव है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और उसके लिए मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। मैं केवल उतना ही करूँगा जितने में आपको समझ में आ जाए। यदि पढ़ना उद्देश्य है तब तो इतने में आपका काम चल जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं अगली कड़ी में इतिहास की।